हेलो एवरीवन। साइंस थ्रू कीवर्ड्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक है सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म की अगर हम बात करें तो सोलर स्टॉर्म एक ऐसा डिस्टरबेंस है जिसके कारण अर्थ के अराउंड जो स्पेस एनवायरनमेंट है या बाकी जो प्लैनेट्स के अराउंड जो स्पेस एनवायरनमेंट है उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। अभी जो डिस्टरबेंस है वो क्रिएट होने के कारण क्या है? इसका कारण है सन की मैग्नेटिक एक्टिविटी, सन के पास से निकला हुआ सोलर फ्लेयर्स या फिर कोरोनल मास इजेक्शन। यह हमारे सोलर सिस्टम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है अर्थ के अराउंड और बाकी प्लैनेट्स के अराउंड, जिसे हम सोलर स्टॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब इस सोलर स्टॉर्म में हमने देखा कुछ टर्म्स जैसे कि सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन, और एक और टर्म है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो इन टर्म्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने है वो है सोलर फ्लेयर्स का। अगर सोलर फ्लेयर्स की बात करें तो सोलर फ्लेयर्स आखिर है क्या? सोलर फ्लेयर्स बेसिकली सन के सरफेस पे सडन एंड इंटेंस बर्स्ट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का अचानक से निकलना, एनर्जी का इंटेंस अमाउंट में निकलना सोलर फ्लेयर कहलाता है। अब इस सोलर फ्लेयर के कारण हाई एनर्जी रेडिएशन जो है जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सभी निकलती है। अब इन एक्सरेज या जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इसके कारण कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंपैक्ट हो सकता है, नेविगेशन जो सिस्टम है वो इंपैक्ट हो सकता है। इन सोलर फ्लेयर्स के कारण हमारे जो अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे आयोनाइजेशन भी पॉसिबल है, जिसके कारण जो रेडियो कम्युनिकेशंस हैं, जो हमारे सैटेलाइट से कम्युनिकेशंस होते हैं, उन पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इसके साथ साथ एक दूसरा टर्म है वो है कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, दे आर बेसिकली मैसिव बर्स्ट ऑफ सोलर विंड्स। यहां पे सोलर विंड्स ह्यूज अमाउंट में बाहर निकलती है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है जो सन की कोरोना से राइज करती है और स्पेस में रिलीज होती है। जब ये कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ की तरफ पहुंचती है या अर्थ की तरफ डायरेक्ट होती है, तो इस केस में अर्थ के जो मैग्नेटोस्फेयर है वहां पे क्रिएट होगा एक डिस्टरबेंस, जिसे हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब देखो, कोरोनल मास इजेक्शन के आने के कारण या सोलर विंड्स के आने के कारण जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट होता है। ये मैग्नेटोस्फेयर क्या है? मैग्नेटोस्फेयर बेसिकली अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक एरिया है, एक मैग्नेटिक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अर्थ के कोर में आपको मालूम है कि अर्थ के कोर में आयरन और निकल जो है प्रेजेंट है, और इसके कारण अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लागू होती है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। अब इस मैग्नेटोस्फेयर में अगर कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर विंड्स पहुंचती है तो यहां पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब इस मैग्नेटोस्फेयर से जैसे ही सोलर विंड इंटरैक्ट करती है, अगेन जो हमारा ग्रिड सिस्टम है उसमें डिसरप्शन हो सकती है, सैटेलाइट्स ऑपरेशन में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, रेडियो कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकती है, और साथ ही साथ जो पोलर एरियाज हैं वहां पे ऑरोरा फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। हाई लैटिट्यूड्स में जनरली ऑरोरा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नदर्न साइड में इसे हम ऑरोरा बोरियलिस के नाम से जानते हैं और सदर्न साइड में ऑरोरा ऑस्ट्रियलिस के नाम से जानते हैं। अब देखो, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को हालांकि मैंने अभी बताया कि एक ऐसे डिस्टर्बेंस है जो अर्थ की मैग्नेटोस्फेयर में कॉज होते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन विथ सोलर विंड, और यही जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म रिस्पॉन्सिबल होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, इंटरफेरेंस के लिए, सैटेलाइट डैमेज होने के लिए, या फिर जो हमारे पावर लाइंस है उसमें करंट भी इंड्यूस हो सकता है, ग्रिड जो है उनमें फायर भी हो सकता है। तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के द्वारा कॉज किया जाता है। 2022 में फरवरी में एक घटना हुई थी जिसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए 45 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। उन 45 सैटेलाइट्स में से 39 सैटेलाइट्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलर स्टॉर्म के कारण डिस्ट्रॉय हो गई, अपनी पाथ से डेविएट हो गई और इसके कारण डिस्ट्रॉय हो गई। उसी साल 2022 में जून में क्वेश्चन आया सोलर स्टॉर्म पे। क्वेश्चन में क्या है? इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ? अगर सोलर स्टॉर्म आती है तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है? पहला है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। अभी हमने देखा बिल्कुल पॉसिबल है।
सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। अभी आपको मालूम है सुनामीज का जो कॉज है वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म नहीं होता, रादर देन दैट ये अर्थक्वेक के कारण कॉज होता है। तो दूसरा ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। तीसरा, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, आपको मालूम है ये भी सही है। इंटेंस ऑरोरा कुड अकर, करेक्ट। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। अब देखो फॉरेस्ट फायर का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो फिफ्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फॉरेस्ट फायर के बाद है ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड, एंड सेवेंथ है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्टेड। अभी हमने इन सभी को देखा, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन जो है डिसरप्ट हो सकती है, तो 6 और 7 भी करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? 1, 3, 4, 6 एंड 7। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो दूसरा जो टर्म है वो है डीएनए बारकोडिंग का। डीएनए बारकोडिंग क्या है? आपने देखा होगा जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट में उस पर एक बार कोड दिया होता है, और उस बार कोड से उस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, क्या इस पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इन सभी चीजों को कंपनी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करती है। बारकोड का अलग अलग इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है। तो ठीक वैसे ही एक टेक्निक है डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे स्पीसीज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस डीएनए बारकोडिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? एक ऐसा मेथड, एक ऐसा करेक्ट और एक्यूरेट मेथड डिजाइन करना जिसके वजह से हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म है, 2 या 4 ऑर्गेनिज्म है जिनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मींस उनका जो अपीयरेंस है, अगर उनका अपीयरेंस सेम है, तो इस केस में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या दोनों सेम स्पीसीज है या अलग स्पीसीज है, तो इसके लिए हम डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कहां-कहां हैं? एप्लीकेशंस में पहला है बायोडायवर्सिटी असेसमेंट। बायोडायवर्सिटी असेसमेंट मींस इसकी मदद से, डीएनए बारकोडिंग की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीसीज को, कैटलॉग्स बना सकते हैं और साइंटिस्ट को बायोडायवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो टैक्सोनोमिक अनसर्टेनिटीज हैं, जहां पे मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स जो है चैलेंजिंग हो सकते हैं, वहां पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस में भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा डीएनए बारकोडिंग का। साथ ही साथ फूड ऑथेंटिकेशन में, मान लो जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसमें कोई ऐसा हार्मफुल फूड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, क्या कोई ऐसा प्लांट या एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट है जो नहीं होना चाहिए। इस चीज की टेस्टिंग के लिए भी डीएनए बारकोडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि यूपीएससी ने आखिर क्या क्वेश्चन पूछा था। 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू। पहला ऑप्शन है असेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, और दूसरा ऑप्शन है डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। अब देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, एसेस द एज ऑफ अ प्लांट और एनिमल, इसके लिए हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। और दूसरा और तीसरे के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये दोनों चीजें पॉसिबल है, तो आंसर होगा डी, 2 एंड 3। आप जुड़ सकते हैं अन्वेषण आईएएस भारत से, यहां पे आपको डेली न्यूज फीड, क्विज और मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।